नमस्कार दोस्तों, शुभम संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमारी 10 तक कारिकाएँ हो गई हैं, तो हम उससे आगे की कारिकाएँ करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय न व्यर्थ करते हुए हम अपनी कारिकाओं की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली कारिका है स्वसामर्थ्यवशेनेव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थौ न विभाव्यते। देखिए क्या है, स्व सामर्थ्य वशेनेव। ठीक है, स्व सामर्थ्य वशेनेव यानी कि अपने सामर्थ्य से, स्व सामर्थ्य वशेनेव अपने सामर्थ्य से। ठीक है, कोई भी पदार्थ अपने सामर्थ्य से, यानी सामर्थ्य क्या होता है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, जिससे वाक्यार्थ हमें पता चलता है। ठीक है, तो कोई पदार्थ अपने सामर्थ्य से वाक्य अर्थम प्रतिपादन, वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ, ठीक है, वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ यथा व्यापार निष्पत्तौ, जैसे व्यापार के निकल जाने पर, यानी व्यापार के निकल जाने पर, व्यापार क्या होता है? वाक्य अर्थ। ठीक है, वाक्य अर्थ के निकल जाने पर पदार्थों न विभाव्यते, फिर पदार्थ अलग से दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, विभाव्यते यानी विभक्त रूप से अलग प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें आचार्य आनंदवर्धन की अपने सामर्थ्य से वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ, वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ जैसे व्यापार निष्पन्न हो जाने के बाद उसमें पदार्थों को अलग से दिखाई, अलग से महसूस नहीं किया जाता। जैसे हमने उसमें लास्ट कारिका में एक एग्जाम्पल किया था कि बालकः गृहं गच्छति। ठीक है, बालका गृहम गच्छति। अब हमें इसका पूरा अर्थ पता है, बालक का अर्थ पता है, गृहम का भी पता है, गच्छति का भी पता है। ठीक है, तो इससे जब हमें जब हमारा इससे व्यापार निष्पन्न हो जाता है, अर्थात जब हमारा वाक्यार्थ हमें पता चल जाता है, ठीक है, वाक्य का अर्थ हमें पता चल जाता है, तो हम इसके जो पद हैं उनका अलग अलग से अर्थ नहीं देखते हैं। अगर हमें पता है कि बालक घर जाता है, ठीक है, तो हमारा ध्यान सिर्फ घर पर नहीं होगा, हमारा ध्यान सिर्फ बालक के ऊपर नहीं होगा, हमें क्या पता होगा? उस वाक्यार्थ का पता होगा कि बालक घर जाता है। ठीक है, हमारा जो व्यापार है वो निकल जाने के बाद हम उसके पदों के अर्थों को अलग अलग से नहीं देखते हैं। ठीक है, हमारी अगली कारिका है तद्वत् सचेतसाम सो अर्थो वाचार्थ विमुखात्मनाम आत्मनाम बुद्धौ तत्व अर्थ दर्शनिया झटिति एव अवभासते। ठीक है, तो इसमें क्या है, आचार्य आनंदवर्धन जी कहते हैं कि तद्वत उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार, जिस सामर्थ्य से वाक्य को, अपने सामर्थ्य से वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ जैसे व्यापार निष्पन्न हो जाता है, फिर पदार्थ अलग से दिखाई नहीं पड़ता, जैसा हमने पिछली कारिका में किया है, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से जो सचेतसाम यानी जो सहृदय लोग हैं, ठीक है, सचेत साम यानी जो सहृदय लोग हैं, स अर्थो उस अर्थ को, जो सहृदय लोग हैं वो उस अर्थ को बुद्धौ अपनी बुद्धि से, ठीक है, उस अर्थ को, किस अर्थ को? प्रतीयमान अर्थ को। ठीक है, प्रतीयमान अर्थ को अपनी बुद्धि से झटिति एव अवभासते, झट से अवभाषित कर लेते हैं, यानी झट ही उनको, झट से ही, जल्दी से ही उनको प्रतीत हो जाता है। और जो उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि का ये विशेषण दिया हुआ है, जो उन सचेत साम लोगों की, जो सहृदय लोगों की जो बुद्धि है वो कैसी है? तत्व अर्थ दर्शनियाम। ठीक है, यानी तत्वार्थ मतलब जो यथार्थ है, ठीक है, जो दिखाना चाहता है, जो कवि दिखाना चाहता है कि जो प्रतीयमान है वो क्या है। ठीक है, जो सचेत साम लोगों की जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? तत्वार्थ दर्शनियाम, यानी जो यथार्थ दिखाना चाहते हैं उस तरह की जो उनकी बुद्धि होती है, तत्व दर्शन कराने में जो समर्थ उनकी बुद्धि होती है, वो झट से उस प्रतीयमान अर्थ को अवभाषित कर लेते हैं, यानी उनकी प्रतीति उनको झट से ही हो जाती है। और जो सचेत साम लोग हैं वो कैसे हैं? उनका क्या विशेषण दिया गया है कि वाचार्थ विमुख आत्मनाम, कि वो वाचार्थ से विमुख होते हैं। ठीक है, वाचार्थ से विमुख क्या मतलब है? जो वाचार्थ से ज्यादा समझते हैं। ठीक है, उसका अर्थ सिर्फ वाचार्थ ना समझकर उस वाचार्थ से अलग जो चीज वो कहना चाह रहा है उस अर्थ को समझ ले, वो होता है वाचार्थ विमुख। ठीक है, यानी जो आचार्य आनंदवर्धन है वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे हमने पिछली कारिका में पढ़ा था, जिस प्रकार कोई पदार्थ अपने सामर्थ्य से वाक्य को प्रतिपादित करता हुआ जैसे व्यापार निष्पन्न हो जाता है, फिर पदार्थ अलग से दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो वाचार्थ से विमुख,
वाच्य अर्थ से विमुख जो सचेतस लोग हैं, जो सहृदय लोग हैं, ठीक है, वो तत्व दर्शन समर्थ बुद्धि में उस प्रतीयमान अर्थ को तुरंत ही प्रतीत कर लेते हैं। हमारी अगली कारिका है यत्र अर्थ शब्दो वा तमर्थ तमर्थ तमर्थम उपसृजनीकृत स्वार्थो। यथार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसृजनीकृत स्वार्थो व्यंग काव्य विशेष से ध्वनि इति सुरभि कथिता। ठीक है, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कारिका कि यथ अर्थ शब्दों वा, कि जहां पर शब्द अथवा अर्थ, ठीक है, जहां पर शब्द अथवा अर्थ स्व अर्थो अपने अर्थ को, यानी जो शब्द है वो भी अपने अर्थ को और जो अर्थ है वो भी स्व अर्थ को, ठीक है, उपसृजनीकृत, जो उसको उपसृजनीकृत कर दे अर्थात उसको गौण कर दे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्यवर्धन जी कि जो शब्द और अर्थ, कि जहां पर शब्द अथवा अर्थ अपने ही अर्थ को गौण कर दे, ठीक है, अपने ही अर्थ को गौण कर दे और तम अर्थम, और उस अर्थ को, किस अर्थ को, प्रतीयमान अर्थ को, व्यंग अर्थ को, ठीक है, उस ध्वनि को व्यक्त करे, ठीक है, और उस अर्थ को व्यक्त करे काव्य विशेषा, और जो उससे जो काव्य विशेष बनेगा, यानी देखो जो शब्द और अर्थ अपने ही अर्थ को गौण कर देगा तो एक तीसरा नया अर्थ निकल के आएगा, ठीक है, एक व्यंग्य अर्थ निकल के आएगा, और जो उससे जो काव्य विशेष बनेगा ना, सध्वनि रीति, वह ध्वनि कहा गया है। ठीक है, वह कौन, वो प्रतीयमान अर्थ, वो ध्वनि कहा गया है। सुरभि कथिता, विद्वानों ने ऐसा कहा है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यथार्थ शब्दो हुआ तम अर्थम उपसृजनीकृत स्वार्थो व्यंक्त काव्य विशेष से ध्वनि रीति सुरभि कथिता, कि जहां अर्थ अथवा शब्द अपने ही अर्थ को गौण कर दे, ठीक है, अपने ही अर्थ को गौण कर दे और उस अर्थ से जो व्यक्त होता है, जो काव्य विशेष आता है, वह ध्वनि, वह यानी वह कौन, प्रतीयमान अर्थ विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया है, ध्वनि रीति। ठीक है, वह ध्वनि कहा गया है। हमारी अगली कारिका है भगत्या विभ्रति न एकत्वम रूप भेदाद्यम ध्वनि अतिव्याप्ते अथ अव्याप्ते न च असौ लक्ष्यते तया। ठीक है, भक्त्या यानी लक्षणा, भक्त्या क्या होती है, लक्षणा। ठीक है, विभ्रति न एकत्वम रूप भेदात अयम ध्वनि, रूप भेदात अयम ध्वनि, की यह ध्वनि जो हमने अभी अभी पिछली कारिका में बताई है। ठीक है, जिसमें शब्द और अर्थ अपने ही अर्थ को गौण कर दें, ठीक है, और एक काव्य विशेष जो आता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि, वो ध्वनि। ठीक है, वो ध्वनि रूप भेदात, ठीक है, जो यह ध्वनि है वो रूप भेद से, यानी कि इसका स्वरूप अलग है, यह जो ध्वनि है उसका स्वरूप ही अलग है। भगत्या विभ्रति न एकत्वम, इसलिए जो भक्ति है, जो लक्षणा है, इसमें उससे कोई एकता नहीं है। ठीक है, यानी जो आचार्य आनंदवर्धन है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो ध्वनि है वो अलग है और जो लक्षणा है वो एक अलग है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो है इसका स्वरूप अलग होता है, ये लक्षणा भक्ति से इसमें कोई भी एकता नहीं है। ठीक है, अति व्याप्ते अथ अव्याप्ते न च असौ लक्ष्यते तया, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, ध्वनि अलग है और जो लक्षणा है वो अलग है। अगर इन चीजों को एक कर दें, ठीक है, अगर भक्ति और ध्वनि को एक कर देना तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, ठीक है, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अतिव्याप्ति दोष कौन सा होता है, अतिव्याप्ति दोष वो दोष होता है जिसका लक्षण, ठीक है, जिसका लक्षण औरों में घटने लग जाए। ठीक है, जिसका लक्षण औरों में घटने लग जाए, यानी कि जो ध्वनि नहीं है वहां भी ध्वनि दिखने लग जाए। ठीक है, वहां भी ध्वनि प्रतीत हो जाए तो वो अतिव्याप्ति दोष होता है। ठीक है, और अव्याप्ति दोष कौन सा होता है कि जो ध्वनि का जो लक्षण है वो ध्वनि में, जो ध्वनि जहां पर ध्वनि है उसका लक्षण वहां पर कुछ में घटे और कुछ में ना घटे। ठीक है, कुछ में रहे और कुछ में ना रहे, वो अव्याप्ति दोष होता है। न च असौ लक्ष्यते तया, इसलिए तया, तया यानी भक्तिया, ठीक है, यानी भक्ति से ध्वनि को न च असौ, यानी इसको ध्वनि को न लक्ष्यते, उसको ध्वनि से लक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो आचार्यवर्धन है वो ये कहना चाहते हैं कि यह जो ध्वनि है ना इसका स्वरूप अलग है।
ठीक है, इसलिए लक्षणा से इसमें कोई भी एकता नहीं है। लक्षणा अलग चीज है, ध्वनि अलग चीज है। ठीक है, भक्ति से ध्वनि को लक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो ये उक्त ध्वनि जो भिन्न रूप होने के कारण भक्ति के साथ एक तो एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अव्याप्ति और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण इसमें ये दोष आ जाते हैं। इसलिए जो ध्वनि है वो भक्ति से लक्षित नहीं की जा सकती। ठीक है, आपको ये सारी कारिकाएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इन कारिकाओं में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। धन्यवाद।